ये जो पांचों ऋतु हैं, इनके संबंध में जानकारी जो है मैंने पिछले लेक्चर में दी थी, और यह भी बताया था कि भारत के संविधान के आर्टिकल 13 में भारत के संविधान के आर्टिकल 13(1) में संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट किया है कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त वो समस्त विधियां जो इस संविधान के भाग 3 से असंगत है, जीरो होंगे। इस आर्टिकल का मतलब ये निकल के आया कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, उस समय तक भारत में बहुत सारी कुप्रथाएं, कुरीतियां, ऐसे ही कानून जो कि मानवता के खिलाफ थे, जो मानव में भेद करते, जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में भारत के अंदर हो सकती थी, जो धर्म ग्रंथों में, समाजशास्त्र में या दूसरे क्षेत्रों में समाज में प्रचलित थे, जैसे कि मनुस्मृति, मनु नामक, जो कि पांतजलि का शिष्य भार्गव, उस मनुस्मृति के अंदर मानव में भेद, बहुत सारे प्रावधान नजर आते हैं। कुतर्कपूर्ण बातें भी उसमें हैं, जिसका आज के समाज को नहीं है। जैसे कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय बाजुओं से पैदा हुआ, और बनिया पेट से पैदा हुआ, और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। आज जब हम वैज्ञानिक युग में आते हैं तो देखते हैं कि मुख से कोई पैदा नहीं होता, बाजुओं से कोई पैदा नहीं होता, पेट से कोई पैदा नहीं होता, पैरों से कोई पैदा नहीं होता। ईश्वर ने सभी को जन्म एक ही तरीके से दिया, विभेद नहीं किया। तो ऐसे जो ग्रंथ हैं मनुस्मृति टाइप के, जैसे सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, देवदासी, इस तरह की जो कुछ मैंने विधियों को बताया। विधि का मतलब प्राचीन काल में ही कानून का अस्तित्व रखती थी, इनका कानूनी महत्व था और इन्हीं के माध्यम से चलता था। जैसे कि शूद्र राजा नहीं बन सकता, तो उस समय कानून था तो था, और उस कानून का अनुपालन जो है होता था, और अगर कोई शूद्र राजा बनने की कोशिश करे तो फिर उसके ऊपर सैनिक लेकर के हमला करके उसको समाप्त कर दिया जाता था। कोई भी शूद्र व्यापार नहीं कर सकता, कोई भी शूद्र शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। ये सब रूल्स थे, ये सब कानून थे, और ये अस्तित्व थे, और इनका पालन किया जाता था। उसी तरीके से पालन किया जाता था जैसे ट्रैफिक के इंस्पेक्टर जो है चौराहे पे खड़ा होता है, और रेड लाइट जैसे ही हम क्रॉस करते हैं वो चालान कर देता है। कानून का पालन करना पड़ता है। तो उस समय ये कानून थे, और जो इनको इस कानून को तोड़ने का कोशिश करता था, शिक्षा लेने की कोशिश करता था, शस्त्र रखने की कोशिश करता था, या कोई अन्य कार्य करने की कोशिश करता था, तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। यही एक सच्चाई है।
और भारत के संविधान का अनुच्छेद 13(1) जब अस्तित्व में आता है तो ऐसे सभी कानून अपने अस्तित्व को खो देते हैं। एक आर्टिकल 13(1) साफ साफ कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त वो समस्त विधियां जो इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले प्रवृत्त में थी यानी चलन में थी, उनका स्टेटस 0 हो गया। तो संविधान के अंदर बहुत बड़ा काम जो है आर्टिकल 13(1) ने किया है, और उसने जितनी मैंने आपको कुरीतियां बताई उतनी ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैनिज हो, कोई भी हो, अगर कोई भी कानून चाहे धार्मिक हो, चाहे किसी विधि के द्वारा सृजित किया गया हो, विधायिका के द्वारा, प्राचीन काल में अस्तित्व में था और संविधान लागू होने के समय भी अस्तित्व में था, परंतु जैसे ही भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित होता है, वैसे ही उन सभी लाखों करोड़ों जो इस तरह के कानून थे उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, 0 हो जाता है स्टेटस, इस तरह जैसे वो खत्म हो गए। तो आर्टिकल 13 का तो ये महत्व बनता। अब आर्टिकल 13(2) जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, जहाँ यह संविधान जो है पूर्व संविधान विरोधी विधियों को समाप्त कर देता है, वहीं ये आर्टिकल 13(2) संविधान लागू होने के बाद की स्थिति को भी व्यक्त करता है। संविधान लागू होने से पूर्व की स्थिति आर्टिकल 13(1) में व्यक्त की गई है, और आर्टिकल 13(2) में संविधान लागू होने के बाद की स्थिति व्यक्त की गई है। जैसा कि संविधान आर्टिकल 13(2) में लिखा हुआ है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। यदि राज्य से कोई ऐसी विधि धोखे से बन जाती है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ये आर्टिकल 13 एक पैमाना है जो विधायिका को उसकी असीमित शक्ति से रोकता है, उसकी निरंकुशता से उसे रोकता है, उसको मनमाना पूर्ण कानून बनाने से रोकता है, और कहता है कि राज्य यानी कि विधायिका ऐसी कोई कानून नहीं बनाएगा। राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में दी है वो सभी राज्य के संबंध में बता रहा हूँ कि ये लोग ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकते हैं जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनते हो। और अगर धोखे से कोई ऐसा कानून बन जाता है जिसकी वजह से किसी भी मौलिक अधिकार का कोई भी अंश प्रभावित होता है, कंट्राडिक्शन होता है, तो वह बनाया हुआ कानून उल्लंघन की मात्रा तक हटा दिया जाएगा। और अगर पूरा कानून जो है असंगत है तो फिर वो पूरा हटा दिया जाएगा। यह शक्ति भारत के संविधान के द्वारा आर्टिकल 13 को के द्वारा प्रदान की गई। अब जैसा कि कानून बनाने की बात है, तो जब हम कानून बनाने की बात है और राज्य की बात करते हैं, तो राज्य को जब आप देखिए तो यहाँ पे जो राज्य शब्द मैंने इस्तेमाल किया कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, तो राज्य से क्या आशय है?
जब राज्य की परिभाषा को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर उस लिए हमको आर्टिकल 12 पे नजर डालनी पड़ती है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि राज्य से अभिप्रेत केंद्र की सरकार और संसद, यानी ये राज्य इक्वल टू केंद्र की सरकार और राज्य इक्वल टू संसद, और राज्य के अंदर राज्यों की विधानसभाओं को रखा गया है और राज्यों की सरकारों को भी रखा गया है। तो हम देखते हैं कि भारत की सरकार, जो केंद्र की सरकार होती है, वो राज्य है, और पूरी संसद जिसमें विपक्ष भी शामिल है और सत्ता पक्ष भी शामिल है, वो सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा और राज्यसभा भी राज्य के ही दायरे में आती है परिभाषा में। तो ये जो संसद और केंद्र की सरकार राज्य के रूप में है, तो ये ही लोग ऐसे कोई कानून नहीं बना सकते हैं जो कि हमारे अधिकारों को जो भाग 3 में दिए गए हैं उन्हें छीनती हो। परंतु भारत के अंदर राज्यों में विधानसभाएं, मुख्यमंत्री भी होते हैं, राज्य की भी सरकार होती है, वो भी कानून बनाते हैं, संविधान के अंदर उन्हें भी शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए राज्य की परिभाषा में राज्यों की सरकारों को भी शामिल किया गया है और राज्यों की विधानसभाओं को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार से संजय तो मैं बता रहा था कि ये राज्यों के परिभाषा, ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, और इतना ही नहीं, वे प्राधिकारी वर्ग भी राज्य की परिभाषा में आते हैं, जो विधि निर्माण का कार्य करते हैं, और अन्य प्राधिकारी भी आते हैं जो बाहर दूसरे देशों में है और विधि निर्माण के कार्य में लगे, यानी कि जो विधि का सृजन का कार्य कर रही है हमारे देश के अंदर, वो सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। अब विधि के निर्माण में एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव भी है, कार्यपालिका भी है, कि विधायिका तो एक एक्ट बना देती है, परंतु नियम परिनियम ये सारे के सारे तो विधायिका ही, कार्यपालिका बनाती है, नियम बनाने का काम कार्यपालिका करती है। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही भाग 3 के विरुद्ध विधियों का निर्माण कर सकते संभावना है। पार्लियामेंट भी, विधायिका भी, पार्लियामेंट भी, सरकार चाहे राज्यों की हो चाहे केंद्रों की हो, विधानसभा भी, और ये एग्जीक्यूटिव में जो अधिकारी होते हैं, ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाते हैं, प्रशासनिक विधि बनाते हैं। तो प्रशासन करने के लिए नियम परिनियम, आदेश, निर्देश, ये सब देते हैं, ये सब भी जो है विधि की परिभाषा के अंदर आते हैं। रूढ़ी और प्रथा भी विधि की परिभाषा के अंदर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों विधि के निर्माण करता है, कार्यपालिका और विधायिका। तो इन पर अंकुश कौन लगाएगा? जब ये तो विधि निर्माता है, यही तो भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाते हैं। तो इन पर अंकुश कौन लगाएगा?
तो बस एक अंग व्यवस्था है, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका निर्णय करने के काम आती है। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को ही रिटों को निकालने की स्थिति पड़ती है। 139, क्योंकि यह विधि का निर्माण नहीं करती है, यह विधियों का निर्वचन करती है, बनाए हुए कानूनों का अर्थ बताती है। इसलिए आर्टिकल 139 के अंतर्गत रिटों को निकालने की जो शक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई। अब पहली ये जो रिट प्रदान की गई है, रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान की गई है, तो उस शक्ति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट रिट निकालेगी। अब ये कब निकालेगी, क्यों निकालेगी, ये एक सवाल पैदा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट तब निकालेगी जब भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के बीच में भारत के नागरिकों को दिए गए अधिकार के विरुद्ध कोई आदेश, निर्देश, नियम, परिनियम, विधि का निर्माण होता है, जिस विधि या नियम या परिनियम के कारण किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, तो वह व्यक्ति न्यायालय में जाता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 32 में वह उसे यह अधिकार प्रदान किया गया है प्रत्येक व्यक्ति को जो कि जिसके अधिकारों का उल्लंघन होता है, कि भाग 3 में दिए गए अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक है, उनमें से किसी अधिकार का अगर उसका उल्लंघन होता है तो वह उन उल्लंघन किए गए अधिकारों की रेमेडी लेने के लिए, उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इस तरीके से नागरिकों को रिट निकलवाने का अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रदान किया गया और न्यायपालिका को रिट निकालने का अधिकार 139 में प्रदान किया गया। अब रिट जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन को जीना ही जीना, और संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन जीना है, उसके जीवन को किसी भी दशा में छीना नहीं जा सकता। इसमें लिखा हुआ है कि नो पर्सन shall be deprived of his life and liberty except the procedure established by law। यानी किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर किसी के प्राण लेने भी हैं, शरीर को बंधक बनाना है, क्योंकि यहाँ पर दैहिक स्वतंत्रता की बात भी कही है, लिबर्टी है ना, किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण यानी लाइफ, दैहिक स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। तो किसी व्यक्ति के प्राण तब लिए जा सकते हैं जब कोई कानून उस व्यक्ति के प्राण लेने के लिए दबा नहीं पाएंगे, प्राण के लिए आदेश करे, निर्देश करे, है ना, काउंटर करे
कि भाई ये कानून है, कहाँ डलवा ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा, या इस व्यक्ति को, इस तरह के व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा इस तरीके से। पेट्रोल डलाने को, डीजल डलाने को तो ऐसी स्थिति में बात करें क्या? हाँ करो। ऐसी स्थिति में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है। अगर डलवाना होता तो कौन करता वो? अगर अगर नंबर तो कानून इजाजत नहीं देता है तो कोई व्यक्ति किसी को बंदी नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति किसी को बंधक नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता। जरूरत होगी खुद ही करेगा ना। ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये आर्टिकल 21 हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करता है। परंतु विगत वर्षों में, प्राचीन काल में व्यक्ति के जीवन को पशु के जीवन से भी तुलना की जाती रही। व्यक्तियों को पशुओं के समान बांध करके, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध करके उसको कैदी के रूप में जेल के अंदर रखा जाता था। पुलिस थाने के अंदर भी हथकड़ी लगाने का चलन था। जेल के अंदर भी हथकड़ी और बेड़ियां पहना करके उसे रखने का चलन था। एक जानवर के तरीके से कैदी को रखा जाता था। तो कोई व्यक्ति अरेस्ट होता था, उसको हाथ में हथकड़ी लगा दी जाती थी। अभी यह डिसाइड नहीं हुआ है कि वह अपराधी है, परंतु उसको इस तरीके से हथकड़ी लगा के न्यायालय में पेश किया जाता था जैसे वहां अपराधी है। तो यह व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ था। और अनुच्छेद 21 में लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी तीनों को प्रोटेक्शन किया गया है। तो डिग्निटी के खिलाफ एक व्यक्ति, तो हथकड़ी के कानून को, जो व्यक्ति की जो लिबर्टी थी, दैहिक स्वतंत्रता थी, उसको परिरुद्ध तो करना है, लेकिन उतना ही आवश्यक बल प्रयोग करना है जितना आवश्यक हो। अनावश्यक रूप से उसको बल प्रयोग नहीं करना है। इसलिए आजकल देखते हैं हथकड़ियां नहीं लगाई जाती। ऐसे कई केस, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर बताया कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है, ये सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करना है। कानूनी प्रक्रिया बाद में होती रहेगी। तो परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर भी इसी प्रकार का मामला था कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट दिल्ली में हो जाता है और एक्सीडेंट के दौरान उसको काफी गंभीर चोटें आती है। जब वह व्यक्ति अस्पताल जाता है, उसके परिजन उसे अस्पताल ले जाते हैं घायल व्यक्ति को, तो पुलिस कहती है पहले एफआईआर होगी। एक ही प्रोसीजर है, पहले एफआईआर होगी, गाड़ी जिसने इसको ठोकर मारी उसके विरुद्ध एफआईआर होगी, तब उसके बाद एफआईआर के बाद जो है ट्रीटमेंट चालू होगा। अब उस प्रक्रिया में जितना एक्टिव डॉक्टर है उतना ही एक्टिव पुलिस होगी, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। फिर पुलिस के ऊपर बहुत काम होता है, पूरे जिले की कानून व्यवस्था का लोड होता है। इसलिए पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में वो किसी भी समय कहीं पे भी हो सकती है। तो
हॉस्पिटल आने में देरी जरूर हो जाती थी। इसमें भी हॉस्पिटल आने में देरी हुई और जिसका परिणाम ये हुआ कि परमानंद कटारा का भाई दुर्घटना के बाद मर गया और उसका इलाज नहीं हो सका। तो परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें परमानंद कटारा ने एक रिट फाइल करी और बताया कि हमारे संवैधानिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। भारत के संविधान के अंदर संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकारों की गारंटी दी है। जैसे हम कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उसकी गारंटी होती है, ये तो आपको गारंटी से मिलेगा कि खराब नहीं होगा, इसकी गारंटी ऐसे। तो कुछ अधिकारों की गारंटी दी है कि ये तो देश के नागरिकों को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको तो कोई छीन ही नहीं सकता। ये गारंटीकृत अधिकार है। तो गारंटीकृत अधिकार वही अधिकार है जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सारे अधिकार हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारत से लेकर 35 तक एक गारंटीकृत अधिकार है और ये हमें हर हालत में मिलेंगे। फिर ऐसे कानून जिसका अनुपालन कराने के चक्कर में हमारा जीवन जीने का अधिकार ही छीन लिया जाता है, फंडामेंटल राइट सेकेंडरी हो जाता है और जो दूसरी विधियां हैं उनके अनुपालन में हमारा ये अधिकार छीन जाता है। जबकि फंडामेंटल राइट यानी संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अन्य विधियों की तुलना में। ऐसे भी संविधान सर्वोपरि है। दूसरे अधिनियम और संविधान के बीच में जब कंट्रडिक्शन होगा तो संविधान ही मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्राण एवं दैहिक अधिकारों को भारत के समस्त दुनिया के समस्त नागरिकों को जो भारत में होते हैं उन्हें प्रदान किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया है। यहाँ पर व्यक्ति शब्द इस्तेमाल है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। तो कोई भी व्यक्ति हो, भारत को, अमेरिका को, पाकिस्तान को, जापान को, भारत की टेरिटरी के अंदर जो है उसके जीवन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। हमारा संविधान सभी के जीवन के अधिकारों का प्रोटेक्शन करता है। तो परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर लैंडमार्क जजमेंट आया कि नहीं, पहले जीवन को बचाया जाए तो कहाँ पे है प्रक्रियाएं बाद में क्रॉस कर गए ना। हाँ, तो बाकी जो है सारी शिवराजपुर आने वाले हैं, प्रक्रिया बाद में होगी और यह है प्रक्रिया। अच्छा, तो कहाँ पे रुके बताओ। इस तरीके से हम देखते हैं कि जीवन जीने के अधिकार को जब छीना जाता है के पास किसी अन्य विधि के द्वारा, हाँ शिवराजपुर के पास पहुंच रहे हैं, यही रिटें काम आती हैं है? जो कि सरकार को बताते हैं कि ये नागरिकों के, व्यक्तियों के मौलिक अधिकार हैं, इन्हें आप अच्छा, तो डीजल तो वहीं पे शिवराजपुर में डला होगा ना, इन्हें छू नहीं सकते। इस तरीके से हाँ तो शिवराजपुर में लेवा कि हम तो आगे निकल गए ना। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा हितों के माध्यम से की जाती है। अच्छा, हाँ ठीक है। परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो है रेट पर यह निर्णय आया कि जो भी एक्सीडेंट होते हैं आकस्मिक सेवाएं होनी चाहिए, उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में व्यक्ति को रोका नहीं जाए, सबसे पहले ट्रीटमेंट चालू किया जाए, बाकी की सारी प्रक्रिया बाद में होगी। और उसका इलाज वार्ड में नहीं होगा, पर्चा नहीं बनेगा, इमरजेंसी सेवाएं हैं। हर एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड होता है, इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, डॉक्टर 24 आवर्स जो है उसमें रहते हैं। ये इट इज इफेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये जीवन जीने के अधिकार का मामला है।
इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को अपने अंतःकरण के आधार पर इबादत करने की, पूजा करने की अधिकार प्रदान किया। अंतःकरण के आधार पे, इसे धार्मिक ग्रंथ के आधार पे नहीं, यहाँ पर व्यक्ति के अंतःकरण के आधार पर उसे इबादत करने का अधिकार है। ये नहीं कि अगर हिंदू धर्म का बच्चा पैदा हुआ है तो हिंदू धर्म में ही वो आस्था रखेगा। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, उसको अपने अंतःकरण के आधार पर इबादत करने का अधिकार प्रदान किया गया। वो जिस को चाहे उस को माने, उसका अंतःकरण जो डिसाइड करे, उसकी जो इनर कॉन्शियस है वो जो डिसाइड करे वो करे। तो फिर इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स के मामले में रिटो का मामला था। तो मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विस्तार से आगे के आर्टिकल्स पे चर्चा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, क्या पेट्रोल पंप पे? बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब। आप सफर में होने के बावजूद भी आज आपने जो है ये पेट्रोल पंप समय दबाओ, दिया और पहले पेट्रोल जो है पंप पड़ेगा। आपने संविधान के बारे में जो है काफी अच्छी व्याख्या की। आपने जो है जाति प्रथा, बाल विवाह और आपने उसके बाद में महाभारत मनुस्मृति के बारे में भी चर्चा रखी। आपने अनुच्छेद 13 पर भी प्रकाश डाला और आपने जो है भाग 4 के जिक्र भी किया और साथ साथ में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आपने उसका प्रकाश डाला और आपने अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का जो अधिकार है उस पर भी आपने प्रकाश डाला। बहुत अच्छी जो है आपने आज कई पहलुओं पर अपनी बात रखी और आज शायद हमारे सभी लोगों ने इस बात को सुना। इतनी व्यस्तता रहने के बावजूद भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप वास्तव में ही आपने जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बीच में रखी। इसी कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय मान्यवर राजाराम आनंद साहब जो प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश से हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आज अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। आदरणीय राजाराम साहब। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही सर, आवाज आ रही सर। चलिए, मैं आज इस मौके पर अपनी बात रखने से पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध और जो संविधान के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके रचनाकार, सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और 21वीं सदी के समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन खड़ा करने वाले महानायक काशीराम जी के लिए वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही साथ उन सभी महापुरुषों को, संतों को, गुरुओं को, जिन्होंने अपने जीवन को इस समाज को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, मैं उनको भी नमन करता हूँ। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो हम संविधान पर चर्चा सुन रहे थे, इसका श्रेय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को तो जाता ही जाता है, साथ साथ में
ये कहना चाहूंगा कि जो इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक, और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट माननीय बादल सिंह बौद्ध जी जो इस वेबिनार में उपस्थित हैं, और अन्य सभी इस वेबिनार की उपस्थिति में जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बहुत एक कुशल नेतृत्व के साथ इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, मैं उन्हीं सबको अभिवादन करता हूं। और साथ साथ संचालक महोदय जी BL कदम साहब जो हमारे आज के इस जूम या ऑनलाइन हमारी जो मीटिंग है या जो प्रोग्राम है उसका बहुत विधिवत उन्होंने इसका संचालन किया, मैं उनका भी अभिवादन करना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा मैं इस आज के इस कार्यक्रम को जो प्रेजेंट कर रहे थे हमारे विधि विशेषज्ञ, या मैं कह सकता हूं कि संविधान के बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर RC धीमान साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कानपुर विश्वविद्यालय में, हम आप देख रहे थे कि वो स्वयं व्यस्त थे, ऑन द वे थे। इवन देन उन्होंने इस काम को जो संविधान की जानकारी देने का वो काम बहुत लंबे अरसे से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की निवेदन पर करते आ रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा उनका अभिवादन करता हूँ, सबसे ज्यादा मैं उनको थैंक्स पे करता हूँ कि उन्होंने सारे काम एक तरफ और संविधान की जानकारी देना, संविधान के बारे में बताना उनका प्राथमिकता में रहा और रहता है हमेशा। मैं उनको बार बार करता हूँ, बार बार उनके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ इस मौके पर वैसे सभी बातें जो उन्होंने रखी हैं बहुत महत्वपूर्ण है, आपने हमने सबने सुनी है कि ये जो संविधान है तो वो भारत के नागरिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यानी उनकी हर तरह की गारंटी ये संविधान ले रहा है। अभी उन्होंने हमको बताया कि ये आर्टिकल 12 है जो कानून बना करके चाहे तो हमारे जीवन को ध्वस्त कर सकता है, जीवन को बर्बाद कर सकता है, हर व्यक्ति को का कुछ भी बड़े से बड़ा हानि उसको पहुंचा सकता है। तो संविधान निर्माताओं ने, या खास करके मैं कहूं कि संविधान के जो मुख्य शिल्पकार हैं, उन्होंने कितना ध्यान रखा है कि ये जो राज्य है उसको भी उन्होंने मतलब परिभाषित कर दिया और उसमें किसी को भी स्वच्छंद नहीं छोड़ा है कि वो उसके बारे में उन्होंने परिभाषित न किया हो। राज्य के साथ साथ उन्होंने पार्लियामेंट जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन रहते हैं, रूलिंग पार्टी रहती है, अपोजिशन पार्टी, सबको रेस्पॉन्सिबल माना है। और साथ साथ जो राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर जो विधानसभाएं होती हैं उनके अंदर जो विधायक जो विधि बनाने का जो उनको अधिकार है तो उनको भी फ्री नहीं रखा है, बल्कि इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव लॉज के माध्यम से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको भी उन्होंने इसमें उसको डिफाइन किया है। और साथ साथ हमने देखा कि आर्टिकल 13(1) के माध्यम से उन्होंने कहा कि भाई ये जो 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अंगीकार कर लिया गया तो उस आर्टिकल में ये स्पष्ट बता दिया गया था कि इससे पूर्व में जो भी कुरीतियां या कानून जिस तरीके से चल रहे थे, इसके संविधान के अंगीकार होने के बाद अब वो सब जीरो हैं। वो कोई भी संविधान के विपरीत या उसके असंगत अगर आचरण करेंगे तो वो मान्य नहीं होंगे।
यही कारण है कि आज संविधान के बारे में हम आप सुनते हैं कि दो तरह के धारणा लिए हुए लोग हैं। एक वो हैं जो संविधान के विरोध में हैं और दूसरे वो हैं जो संविधान के समर्थन में हैं। अब हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि संविधान का विरोध करने वाले लोग कौन लोग हैं। ये समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। वही लोग हैं जो उन कुरीतियों के पक्षधर हैं, जो कभी अपनी स्वच्छंद होकर के गैर असंगत बातों को, असंगत परंपराओं को, असंगत रीतियों को, रिवाजों को जो जनता के ऊपर लादे हुए थे। तो या यूं कहे कि जो संविधान के विरोध में है, तो वो लोग हैं जो समानता के विरोधी हैं, या वो लोग हैं जो जाति व्यवस्था के समर्थक हैं, या वो लोग हैं जो भेदभाव के समर्थक हैं, या वो लोग हैं जो अपनी उन कुरीतियों को, जो उन्होंने अपनी मनगढ़ंत धारणाएं बना रखी थी, उनका समर्थन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें ये सब चीजें उनकी पसंद नहीं है और संविधान हमारी हर तरह की गारंटी लेता है, चाहे वो हमारे लाइफ एंड लिबर्टी, डिग्निटी की बात हो, चाहे हमारे और दूसरे मौलिक अधिकारों की बात हो, तो देश के नागरिकों की ये बहुत बड़ी महती जिम्मेदारी है कि वो संविधान को बचाए। संविधान को जो खतरा है उससे बचाना उन लोगों की जिम्मेदारी है जो संविधान की द्वारा जिन्हें गारंटी मिलती है। लेकिन जैसा डॉक्टर आरसी धीमान साहब ने कहा, डॉक्टर आरसी धीमान साहब ने, कि अगर संविधान को बचाना है तो संविधान को जानना ही उसे बचाना है। जब हम संविधान को जानते ही नहीं है, संविधान की किसी बात को हमने समझने की कोशिश ही नहीं की है, तो हम फिर बचाने की बात नहीं कर सकते। अगर संविधान की जानकारी हम जन जन तक पहुंचा दें और जनता अगर अपने अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जान लेगी, तो कोई दुनिया की ताकत संविधान को फिर नहीं मिटा सकती, संविधान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बस समस्या ये है कि हम लोग जो जानकार हैं, वो लोग अगर इस जानकारी को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें कि भाई जो कुछ भी आज हमें, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, जैसे आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक डॉक्टर धीमान साहब ने बताया, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो तो आर्टिकल 32 जो इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमको सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए जाने के लिए हमें अधिकार देता है, या आर्टिकल 21 जो हमें ये लाइफ एंड लिबर्टी की को प्रोटेक्ट करता है। ये सारी तमाम बातें और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो ये सारी चीजें जो हैं अगर हम लोग जनता तक ले जाने की कोशिश करें तो निश्चित ही हम संविधान को अपने लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने हित में उसको बचा सकते हैं। तो हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा हम संविधान के बारे में सीखें और सीखने के बाद उसको जनता तक ले जाने की हमारी प्रयास रहने चाहिए, ताकि जनता इसके लिए स्वयं उठ के खड़ी होगी। मैं समझता हूँ कि सारी चीजें हम लोगों ने सुनी और बहुत ही अच्छा वाचन संविधान के ऊपर डॉक्टर धीमान रखते हैं। तो हम लोग हर मंडे को इसको अटेंड किया करें, करना चाहिए। आज काफी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। ये आपने जो है अपना अध्यक्षीय उद्बोधन में भी सारे बातों को रखा है और बहुत अच्छा आपका उद्बोधन रहा। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद।
अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय संस्थापक महोदय आदरणीय धर्मप्रताप भारती जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और सभी का आभार व्यक्त करें और इसे कार्यक्रम को समापन किया जा सके। जी आदरणीय। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत आभार माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का। काफी आज वो व्यस्त थे, मैं देख रहा था कार में चल रहे थे, इसके बावजूद भी उन्होंने 45 मिनट से ज्यादा 50 मिनट तक संविधान पे चर्चा की, संविधान समझाने की उन्होंने कोशिश की, उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबूजी जिन्होंने आज की अध्यक्षता की है, उन्होंने भी उस पर विश्लेषण करके अपनी बात को रखा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीएल कदम साहब हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संचालन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर से जितने साथी जुड़े हैं सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस निवेदन के साथ कि संविधान चर्चा में हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। और एक निवेदन मैं और करता हूं कि कल शाम को 8 बजे उस उत्तर प्रदेश संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश संगठन विस्तार पर कल चर्चा होगी वेबिनार पे, तो उसके लिए भी आप लोग आपके जो भी रिश्तेदार मिलने जुलने वाले साथी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हो, तो कृपया करके आप उनको जरूर टेलीफोन करें, जूम ऐप उनको डाउनलोड करा दें। अगर जूम पहले से डाउनलोड है तो उनको आईडी नंबर और पासवर्ड नंबर आप उनको दे दें। और उत्तर प्रदेश के साथियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने में देश भर के साथी जिनका जहां भी संपर्क हो, नातेदारी हो, रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो, मित्रता हो, जान पहचान हो, तो आप निश्चित रूप से उनको कल शाम को 8 बजे आप लोग उन्हें जोड़ें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग काफी लंबे समय से काम नहीं कर पाए हैं, तो उत्तर प्रदेश सभी संगठन के एंगल से दूसरे राज्यों की तुलना में अभी कमजोर है। तो अभी उत्तर प्रदेश को भी हमें दूसरे राज्यों के मुकाबले बराबर पे तैयार करना है। तो कल हमारी ये मीटिंग होगी शाम को 8 बजे। और 14 नवंबर को लखनऊ में दारुल सफा ए ब्लॉक लखनऊ में 11 बजे से, तो उत्तर प्रदेश के खास जिम्मेदार साथियों की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तो उसके लिए भी आप सभी से मेरा अनुरोध है। पुनः एक बार फिर अपील, संविधान वाचन कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें। बुद्ध और उनका धम्म वाचन बुधवार को होगा सुबह 7 बजे, उसमें भी साथियों को जोड़ें। यही संघर्ष है जिसको हम लोग कहते हैं ना, हमें संघर्ष करना है, तो हमें बंदूक और गोली तलवार नहीं चलानी है। यही संघर्ष है कि हम जागरूक लोगों को, जो साथी जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक बनाना है और मिशन की मूल धारा में उनको जोड़ना है। यही संघर्ष है, इसी को संघर्ष कहते हैं। तो मेरा पुनः फिर एक बार सभी साथियों को, आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार उनका, बीएल कदम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संस्थापक महोदय जी, आपने अपनी बात को रखा। अब समय हो गया है तो सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। तो सभी लोग